नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष का स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 1 कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी का जो पहला भाग है उसके अंतर्गत आपको राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी, हिंदी का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ उसके विषय में आज मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। हिंदी का उद्भव और विकास कैसे हुआ। अब हिंदी का उद्भव और विकास की अगर हम बात करें तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हमें प्राचीन आर्य भाषाओं में जाना पड़ेगा, जहां तक हिंदी आज पहुंची है, कितने सोपान पार करके यहां तक पहुंची है। आज जिस खड़ी बोली का प्रयोग हम करते हैं उस खड़ी बोली ने कितने सोपान पार किए हैं, उसका इतिहास कैसा रहा है, विकास कैसे हुआ, इसके विषय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जहां तक भाषा का सवाल है, भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। पहले जब भाषा सिर्फ बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती, लिपि नहीं थी, लिपि तो बाद में आई। सबसे पहले भाषा का मौखिक रूप हमारे सामने आया और उसके बाद उसका लिखित रूप। भाषा का विकास किस तरह से होता है। जब भाषा लिखित हो जाती है तो उसमें कुछ व्याकरण के नियम जो हैं उसको नियमों में बांध दिया जाता है, नियमबद्ध कर दिया जाता है, नियमों में बांध दिया जाता है। और जब व्याकरण के नियम भाषा के अंतर्गत आ जाते हैं तो वो भाषा जटिल और कठिन हो जाती है, धीरे धीरे सामान्य जन से दूर हटती जाती है और बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद भाषा जो है लिखित भाषा और मौखिक भाषा का रूप जो है अलग हो जाता है और एक बहुत बड़ा जन समुदाय मौखिक भाषा का प्रयोग करने लगता है। धीरे धीरे व्याकरणविद जो हैं वो उस भाषा में नियम बना देते हैं। जो भाषा एक जन समुदाय, जिसको बहुत ज्यादा जन समुदाय जिस भाषा को पढ़ता है, लिखता है, समझता है, उसमें व्याकरण के नियम बना दिए जाते हैं और वो लिखित भाषा बन जाती है। भाषा का विकास निरंतर यूं ही चलता रहता है, भाषा निरंतर विकास करती रहती है। जहां तक हिंदी भाषा के विकास का सवाल है, संबंध है, मैंने आपको बताया भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा से हम चिंतन करते हैं, भाषा से हम मनन करते हैं, भाषा से हम सोचते हैं। कल्पना करिए यदि मनुष्य से उसकी भाषा छीन ली जाए तो मनुष्य पशु तुल्य हो जाएगा, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएगा, अपने दिल के उद्गारों को दूसरों के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो भाषा जो है, भाषा का जो मूल सिद्धांत है, मूल कार्य है, संप्रेषणीयता है। भाषा का मूल जो कार्य है, मुख्य जो कार्य है, वो संप्रेषणीय है। या फिर मैं साधारण शब्दों में कहूं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मेरे विचार आप समझ रहे हैं, आपके विचार मैं समझ रहा हूं, वो भाषा का मकसद है। बाकी इससे ज्यादा भाषा का मकसद कोई भी नहीं है। भाषा का मकसद संप्रेषणीयता है, अपनी मन के उद्गार जो है, अपने मन के विचार जो हैं दूसरों तक पहुंचाना होते हैं। तो भाषा का एक मूल कार्य जो है वो संप्रेषणीयता है। संप्रेषणीयता के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना बहुत अनिवार्य है। अकेला आदमी संप्रेषणीयता नहीं कर सकता है। अकेला आदमी जो है वो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकता। किसके सामने व्यक्त करेगा? तो कम से कम 2 व्यक्ति तो जरूरी है। एक वक्ता होगा, एक श्रोता होगा, एक सुनने वाला होगा, एक बोलने वाला होगा। और तीसरा तत्व अगर इसमें देखेंगे हम तो संप्रेषणीयता है। संप्रेषणीयता का तत्व भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें संप्रेषणीयता नहीं है
मैं बोल रहा हूं, कोई मेरे समक्ष सुन रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही है, मेरी संप्रेषणीयता नहीं हो पा रही है, उस तक अपनी बात नहीं पहुंचा रहा हूं, तो मेरी भाषा का कोई भी मकसद नहीं रह जाता है। मैं क्या विचार रख रहा हूं उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें संप्रेषणीय का तत्व नहीं है, तो हम विचारों के आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, विचारों के आदान प्रदान हमारे नहीं हो पा रहे हैं। तो ये भाषा का संप्रेषणीयता जो है एक तीसरा तत्व जो है वो माना जाता है। जहां तक विकास का बात है, विकास की बात है, भाषा का, हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी जो आज पहुंची वो किस सोपान को पार करके यहां तक हिंदी पहुंची है, इसकी बात जब हम करेंगे तो भारत में आर्य और द्रविड़ जो परिवार है उसकी भाषाएं जो है प्रचलित हैं। आर्य और द्रविड़ परिवार की भाषाएं जो हैं वो भारत में प्रचलित है। उत्तरी भारत में जो है, जो उत्तरी भारत है हमारा, उसमें आर्य भाषा परिवार है, आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं, और जो दक्षिण भारत है उसमें द्रविड़ भाषा परिवार जो है की भाषाएं उसमें समाहित हैं। दो बताई मैंने, आर्य और द्रविड़। तो आर्य जो है उत्तरी भारत में आर्य भाषाएं हैं और दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषाओं से विकसित जो है वो हुई है। भारतीय आर्य भाषाओं की अगर हम बात करें तो हम उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 प्राचीन आर्य भाषा परिवार, नंबर 2 मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार, और नंबर 3 आधुनिक आर्य भाषा काल। अब प्राचीन आर्य भाषा काल की अगर हम बात करें तो इसकी समय सीमा जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, क्योंकि ईसा पूर्व जो थे उल्टा चलता है, 1500, 1400, 1300, 1200 और वैसा ही। तो जो आपका प्राचीन आर्य भाषा काल है, प्राचीन आर्य भाषा काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हम प्राचीन आर्य भाषा काल मानते हैं। जो हमारा मध्यकालीन आर्य भाषा काल है उसमें 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ठीक है ना, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक जो है वो मध्यकालीन आर्य भाषा काल रहा यहाँ पर, और 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो है, आज तक जो है वो आधुनिक आर्य भाषा काल जो है वो माना जाता है। 3 काल मैंने आपको बताए, प्राचीन आर्य भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल और आधुनिक आर्य भाषा काल। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आपका आता है प्राचीन आर्य भाषा काल, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक आपका आता है मध्यकालीन आर्य भाषा काल, और 1000 ईस्वी से अब तक आता है हमारा आधुनिक आर्य भाषा काल। अब हम बात करते हैं प्राचीन आर्य भाषा काल की। 1500 ईसा पूर्व से जो 500 ईसा पूर्व तक जो है, जो माना जाता है, उसको हम प्राचीन आर्य भाषा काल मानते हैं। उसमें क्या क्या था? प्राचीन आर्य भाषा काल में हम देखेंगे, प्राचीन आर्य भाषा काल में हमने देखा कि इसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत का बोलबाला था। 2 प्रकार की संस्कृत थी यहाँ पर, एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी आपकी लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में जो है प्राचीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संस्कृत में लिखे गए। वैदिक संस्कृत में वेदों की संस्कृत, जो 4 वेद हैं हमारे, वो किस में लिखे गए? वैदिक संस्कृत में लिखे गए और प्राचीन आर्य भाषा काल में लिखे गए। इसमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, जो वेद थे हमारे 4 वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए, उपनिषद जो थे वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए, और जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ थे वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए। लौकिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो रामायण और महाभारत जो है वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए। मतलब 2 प्रकार की संस्कृत का बोलबाला यहां पर रहा प्राचीन आर्य भाषा काल में। एक रही हमारी वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और लौकिक संस्कृत में हमारे रामायण और महाभारत जो है वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए। तो 2 प्रकार की संस्कृत हमें देखने को मिली प्राचीन आर्य भाषा काल के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा काल। मध्यकालीन आर्य भाषा काल जो था, मध्यकालीन आर्य भाषाओं में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी का जो समय सीमा है उसको हमने मध्यकालीन आर्य भाषा काल कहा। इसमें
पाली और प्राकृतिक भाषा का बोलबाला रहा। पाली जिसको मागधी कहा जाता है, पाली और प्राकृतिक भाषा का बोलबाला आपकी मध्यकालीन आर्य भाषा काल में हमें देखने को मिलता है। पाली को हम मागधी भी कहते हैं। और पाली जो थी वो बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। बौद्ध साहित्य जो है वो पाली में लिखा गया। और पाली का जो एक दूसरा रूप चल पड़ा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक होती है हमारी लिखित, एक होती है मौखिक। लिखित और मौखिक भाषा साथ साथ चलती है। और जब लिखित और मौखिक भाषा में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, तो मौखिक भाषा को हम लिखित बना देते हैं, व्याकरण के नियम बनाकर उसको मौखिक बना देते हैं। तो ऐसा ही चला। पाली जो थी आपके मागधी बौद्ध साहित्य जो है इसमें लिखा गया, तो इसका एक और बिगड़ा हुआ रूप साथ साथ चला जिसको हमने प्राकृतिक भाषा मान लिया। बोलचाल की भाषा थी प्राकृतिक मतलब बिगड़ा हुआ रूप था। बोलचाल की भाषा प्राकृतिक। तो फिर पाली के बाद प्राकृतिक में जो है व्याकरण के नियम बना दिए और वो जो थी वो साहित्य की भाषा बन गई। तो इसमें जैन साहित्य, जो जैनियों का जो साहित्य है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। जैनियों का साहित्य जो है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। अब प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक के आगे चलकर फिर जब पूरी तरह से प्राकृतिक का बोलबाला हो गया यहां पर, तो प्राकृतिक के आगे चलकर 5 भाग जो है वो हो जाते हैं, जिसमें आपका शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, प्राकृतिक के 5 भाग जो है यहां पर हो जाते हैं आगे चलकर, जिसमें मैंने आपको बताया शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। ये इसको हमने प्राकृतिक मान लिया। उसके बाद पाली और प्राकृतिक के साथ साथ एक अन्य भाषा जो थी वो सामान्य रूप से, समानांतर रूप से चलती जा रही थी, जिसको विद्वानों ने अपभ्रंश कह दिया। पाली और प्राकृतिक तो थी मध्यकाल में पाली और प्राकृतिक भाषाएं थी। इसके साथ साथ एक और भाषा जो थी वो चल रही थी, पैरेलल रूप से, सामान्य रूप से, समानांतर रूप से चल रही थी। वो कौन सी थी? अपभ्रंश भाषा। तो अपभ्रंश इसको अवहट कहते हैं, देसी भाषा कहते हैं, या अवहत कहते हैं। अवहट देशी भाषा, इसको अपभ्रंश को इस तरह से नामों से इसको पुकारते हैं। किसके साथ साथ? पाली और प्राकृतिक साथ एक अपभ्रंश भी चली जिसको अवहत या देशी भाषा जो है, या देशी बयाना भी कहा। देशी बयाना के नाम से, देशी भाषा के नाम से इसको हम पुकारते हैं। अपभ्रंश का अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ। वही जब भाषा बिगड़ गई, एक नई भाषा जो पाली और प्राकृतिक से, जब वो लिखित भाषा थी, जब उसमें साहित्य लिखा गया, उसका एक बिगड़ैल रूप, एक बिगड़ा हुआ रूप हमारे सामने आया। क्योंकि प्राकृतिक अपभ्रंश का अर्थ ये है जो भ्रंश पथ से भ्रष्ट हो गई हो। एक रास्ता जो था, प्राकृतिक का जो रास्ता चलता, उस रास्ते से भटक गई, ठीक है ना। तो उसको हमने क्या कहते हैं, क्योंकि अपभ्रंश का अर्थ ही है बिगड़ा हुआ। प्राकृतिक के साथ साथ जैसे जैसे प्राकृतिक का विकास होता रहा, उसके समानांतर रूप से अपभ्रंश जो है वो भी चलती रही, और अपभ्रंश भाषा का भी विकास जो है लगातार होता रहा। भामा ने, प्रसिद्ध अलंकारवादी आचार्य जो भामा हुए, भामा ने अपभ्रंश का उल्लेख किया है, अपभ्रंश का जिक्र भामा ने किया है। कालिदास के नाटकों में अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। जो कालिदास के नाटक हैं उसमें अपभ्रंश का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अपभ्रंश का प्रयोग 1200 ईस्वी तक हुआ। अपभ्रंश का प्रयोग जो है 1200 ईस्वी तक अपभ्रंश का प्रयोग जो है लगातार होता रहा। और फिर आधुनिक आर्य भाषा काल जब आता है, तो अपभ्रंश से जो आगे चलकर भाषाएं आई, तो वो आधुनिक भाषा काल के अंतर्गत हम उसको ले लेते हैं। अपभ्रंश जो थी उसमें आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश के बाद, उसके बाद 7 रूप हमारे सामने आ जाते हैं अपभ्रंश के। जैसे पहले आ जाता है शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी आई, पैशाची, ब्राह्मण, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, ठीक है ना। शौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, आपकी खस अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। ये अपभ्रंश के रूप बने, 7 रूप आए। अपभ्रंश से 7 रूप जो है हमारे बिगड़े, ठीक है ना। तो पैशाची, शौरसेनी, ब्राह्मण, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, यहां से 7 रूप अपभ्रंश के हमारे सामने आधुनिक आर्य, ठीक है ना। जब आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल में ये भाषाएं जो है हमारी आई 1000 ईसा पूर्व से
1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो है उन भाषाओं का विकास जो है वो हुआ। अब सौरसेनी अपभ्रंश से हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती निकली। 7 बताई ना मैंने आपको, 7 जो बताई उसमें से तो सौरसेनी अपभ्रंश जो थी उससे आगे चलकर हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली। उसके बाद पैशाची अपभ्रंश से हमारी लहंदा और पंजाबी, जो पैशाची अपभ्रंश थी उससे कौन सी भाषाएं निकली? आपकी लहंदा और पंजाबी आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली। उसके बाद ब्राह्मण अपभ्रंश जो थी उससे सिंधी भाषा निकली। जो ब्राह्मण अपभ्रंश आई उससे हमारी सिंधी भाषा निकली। उसके बाद खस अपभ्रंश आई, उससे हमारी पहाड़ी भाषा जो है वो निकली। जो पहाड़ों की भाषा है, पहाड़ी भाषा, वो कहां से निकली है? खस से। उसके बाद महाराष्ट्री अपभ्रंश से हमारी कौन सी आई? महाराष्ट्री, ठीक है ना, मराठी, महाराष्ट्र की भाषा। महाराष्ट्री अपभ्रंश से हमारी जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मराठी जो है महाराष्ट्री अपभ्रंश से निकली है। उसके बाद अर्धमागधी से हमारी जो है पूर्वी हिंदी, बहुत जरूरी है, अर्धमागधी से हमारी पूर्वी हिंदी निकली है। और उसके बाद मागधी, अंत में मागधी अपभ्रंश जो है उसमें बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया, बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया जो है ये आपके कहां से निकली है? मागधी से, ये मागधी से निकली है। अब हिंदी का संबंध जो है वो किन किन से है? तो मैंने आपके बहुत सी बता दी, ब्राह्मण, खस, लहंदा, पंजाबी, मराठी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी। तो जो हिंदी का जो संबंध है, हिंदी में सिर्फ हमारी 5 जो हैं वो 5 भाषाएं आ जाती हैं। इसके अंतर्गत आती है हमारी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। भारत का संबंध जो है, भारत में जो ज्यादातर भाषाएं आजकल बोली जाती हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, यहाँ से जो भाषाएं निकली हैं वो हमारी आजकल बोली जाती हैं। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी से हमारी जो निकली खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, कनौजी और बुंदेली, पश्चिमी हिंदी से 5 निकली हैं। जो खड़ी बोली, जिस खड़ी बोली का आज हम प्रयोग करते हैं वो पश्चिमी हिंदी से निकली है। जिस ब्रज का प्रयोग आज हम करते हैं वो पश्चिमी हिंदी से निकली है। बांगरू, कनौजी और बुंदेली जो है वो भी हमारी पश्चिमी हिंदी से निकली हुई हैं। पश्चिमी हिंदी के बाद करें हम पूर्वी हिंदी की बात, तो पूर्वी हिंदी से जो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो भाषाएं हैं वो हमारी पूर्वी हिंदी से निकली हुई भाषाएं मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी से मैंने आपको 5 बताई, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, कनौजी और बांगरू, 5 निकली पश्चिमी हिंदी से। पूर्वी हिंदी से 3 निकली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। याद रखने वाली चीजें हैं। पूर्वी हिंदी से 3 निकली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी जो है, राजस्थान की जो भाषा थी राजस्थानी, उसमें से मालवी, मेवाती, हड़ौती और मारवाड़ी, ये 4 निकली हैं। कौन कौन? मेवाती, मालवी, हड़ौती और मारवाड़ी, ये हमारी राजस्थानी से निकली है। उसके बाद बिहारी से भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी से कौन कौन सी निकली है? भोजपुरी, मगही और मैथिली जो हैं वो बिहारी से निकली हैं। और जो पहाड़ी है उसमें कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। हमारे कुमायूनी क्षेत्र जो है वहां की पहाड़ी, यहाँ की भी आ जाती है हमारी। और गढ़वाल की, उत्तराखंड, गढ़वाल और नेपाल की भी पहाड़ी के अंतर्गत जो है उसको हम मान देते हैं। तो ये इस तरह से फिर आगे चलकर जो है पश्चिमी हिंदी से हमारी खड़ी बोली, ब्रज, पूर्वी हिंदी से हमारी अवधी निकली। तो आगे चलकर यहीं से इन्हीं भाषाओं से विकास हुआ। धीरे धीरे यहाँ पर हमारी ब्रज आई, अवधी थी, ब्रज थी। और आधुनिक काल में जो है वो खड़ी बोली ही पूरी तरह से गद्य में भी और पद्य में, पहले गद्य की भाषा खड़ी बोली थी और पद्य की भाषा ब्रज थी। परंतु आजकल जो साहित्य लिखा जा रहा है पद्य में और गद्य, खड़ी बोली में पद्य भी लिखा जा रहा है और गद्य भी लिखा जा रहा है। तो आज तक जो हम पहुंचे वो पश्चिमी हिंदी से पहुंचे हैं। ये था हमारी हिंदी का उद्भव और विकास। हिंदी का उद्भव और विकास जो है कैसे हुआ, कहां से हुआ, ये मैंने आपको बताया। बहुत जरूरी प्रश्न है और ये प्रश्न
सभी के लिए जरूरी है, जो हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आप इसको पूरी तरह से मनन कर लें और सुन लें और पढ़ लें। आपका धन्यवाद।